नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अमेरिका ने ईरान की 16 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। 4 भारतीय कंपनियां भी बैन में शामिल। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी सरकार ने उठाया कदम। एडवांटेज असम 2.0 समिट का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। गुवाहाटी में 60 देशों के राजदूत और मिशन हेड शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर। कल महाशिवरात्रि को महाकुंभ का आखिरी स्नान। आज से वाहनों की नो एंट्री। प्रयागराज महाकुंभ का 44वां दिन। 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों का प्रतिबंध लगाया है। जिन कंपनियों पर अमेरिका की ओर से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी का जुड़ाव ईरान के तेल उद्योग से है। प्रतिबंधित की गई इन कंपनियों में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से एक कदम ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगाया गया है। अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से कथित जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें से 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ मिलकर 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए तथा ईरान के तेल उद्योग से उनके जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों को भी प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। अमेरिका की ओर से यह फैसला अवैध शिपिंग नेटवर्क को बाधित करने के लिए उठाया गया है, जो एशिया में खरीदारों को ईरानी तेल बेचने के लिए काम करता है। ये नेटवर्क सैकड़ों मिलियन डॉलर के कच्चे तेल के कई बैरल को अवैध शिपिंग के जरिए बेचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का मानना है कि तेल राजस्व के जरिए ईरान के आतंकवाद को आर्थिक रूप से मदद दे रहा है और उसके इस कदम से ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसेगा और आतंकवाद वित्त पोषण को रोक लग पाएगी। कनाडा सरकार ने अपने इमिग्रेशन और शरणार्थी सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 31 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इन नए नियमों के तहत बॉर्डर अधिकारियों के स्थायी निवासी दस्तावेजों जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन और टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। यह बदलाव हर साल हजारों विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों पर प्रभाव डालेगा। इससे छात्रों, कर्मचारियों और अस्थायी निवासियों, टूरिस्ट वीजा धारकों को सबसे अधिक परेशानी हो सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस समय 4,27,000 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अलावा लाखों भारतीय कनाडा में पर्यटन या अस्थायी वर्क वीजा पर जाते हैं। 2024 के पहले 7 महीनों में ही कनाडा ने भारतीयों को 3,65,750 विजिटर वीजा जारी किए थे। कनाडा सरकार के अनुसार इन नियमों के कारण 7,000 से अधिक वीजा रद्द किए जा सकते हैं। इससे प्रभावित विदेशी नागरिकों को कनाडा में रहने में दिक्कत हो सकती है या उन्हें वापस भेजा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी छात्र का स्टडी परमिट वीजा रद्द होता है तो वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे और ग्रेजुएशन के बाद वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह नया बदलाव कनाडा की इमिग्रेशन नीति को कड़ा करने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। असम दौरे के दूसरे दिन के दौरान आज 25 फरवरी को पीएम मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का भी उद्घाटन किया और 26 फरवरी तक चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट से 60 से अधिक देशों के राजदूत और मिशन हेड समिट में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे पास 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हैं और पीएम नरेंद्र मोदी कल 24 फरवरी को असम पहुंचे थे। पहले दिन सोमवार को पीएम मोदी मोयर बिरंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं दूसरे दिन असम की राजधानी गुवाहाटी में एडवांटेज असम समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में बढ़ते जन समर्थन को देखते हुए पार्टी इस बार दक्षिण के किसी नेता को अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। इस दौड़ में जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और प्रहलाद जोशी के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। पार्टी में साल 2000 से 2004 के बीच 3 बार दक्षिण भारतीय नेता अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगारू लक्ष्मण तेलंगाना से, जना कृष्णमूर्ति तमिलनाडु से और वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से। इसके बाद से पिछले 20 वर्षों से उत्तर भारतीय नेता ही पार्टी की कमान संभालते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी दक्षिण के किसी प्रभावशाली नेता को मौका दे सकती है और भाजपा के संगठनात्मक नियमों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब आधे से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य
प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में मार्च के पहले सप्ताह तक चुनाव पूरे होने की उम्मीद है। ऐसे में होली के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया था और समिट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए थे। पहले दिन एमपी में निवेश की बौछार हुई। कल सोमवार को 22,50,657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए और एमओयू हुए। इससे एमपी में 13,43,468 रोजगार मिलेंगे। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। शाम को शाह 4:10 पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और शाह उद्योगपतियों से संवाद करने के बाद समिट का समापन करेंगे। केंद्रीय मंत्री शाम 6:10 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच वे सत्ता और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही समिट के समापन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और इन्वेस्टर्स मौजूद रहेंगे। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक संसद की कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसदीय सीट खाली घोषित कर दी जाती है। अमृतपाल सिंह अब तक 40 से अधिक दिनों तक संसद की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की सदस्यता के लिए भारत सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसद अमृतपाल के सदन में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से पूछा था कि सांसदों की छुट्टी मंजूर करने वाली कमेटी गठित की गई है या नहीं। खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन के निर्देश लेकर आज 25 फरवरी को अदालत को सूचित करने को कहा था। याचिका वकील बीमार होने के कारण अब इस मामले पर अगले हफ्ते ही सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है और इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में था और यह झटके सुबह 6:10 पर लगे, जब अधिकांश लोग घरों में सो रहे थे। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों पर इकट्ठे हो गए। अब तक किसी बड़े नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। गौरतलब है कि 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय भी कई सेकंड तक कंपन जारी रहा, जिससे लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए थे। पंजाब के तरनतारन में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में पैरों में गोली लगने से दोनों घायल हो गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन तरनतारन ने बताया कि हमारी टीम ने एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल प्रकाश सिंह और प्रभजीत सिंह हाल ही में हुई 2 गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे और दोनों गैंगस्टर प्रभु दासीवाल के संपर्क में थे और आरोपियों से एक और 32 बोर का हथियार, 3 इस्तेमाल किए गए कारतूस और 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਛੋਟੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਨੰਬਰ 9/14/2/2025 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ लोगों को फरौतियां मांगते थे, वसूल करके पैसे तो उन्होंने अगे भेजते थे। प्रयागराज महाकुंभ में आज मंगलवार 25 फरवरी को जबरदस्त भीड़ है। कल 26 फरवरी को कुंभ का आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि के चलते प्रयागराज में आज शाम 6 बजे से वाहनों की एंट्री पर बैन रहेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ का 44वां दिन है। सुबह से कुंभ में जबरदस्त भीड़ है। प्रयागराज के सभी प्रवेश द्वार पर जाम लगा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार शाम 6 बजे से प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। शाम से कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। गाड़ियों
यात्रियों को संगम में ही 10 किलोमीटर पहले पार्किंग से रोका जा रहा है। 13 जनवरी से अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। शाम से कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएगा। सभी श्रद्धालुओं को अपने प्रवेश के सबसे निकट घाट पर ही स्नान करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ से पहले ही शहर के अधिकांश होटल 27 फरवरी तक के लिए बुक हैं। और वहीं भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए रेलवे ने प्रयागराज के कई रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बना दिए हैं। और यह व्यवस्था महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बनाई गई है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।